क्लियर है? तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। दूसरा क्या है? एक ऐसा डिक्लेरेशन की कंपनी की सारी बातें निभाई गई, उसका प्रोफेशनल से साइन डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन पे साइन किसके होंगे? प्रोफेशनल के और डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी। क्लियर है? तो इसका शॉर्ट में कैसे करोगे? तो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, समझ में आ रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द एक्ट साइंड बाय प्रोफेशनल एंड डायरेक्टर ऑब्लिक मैनेजर ऑब्लिक सेक्रेटरी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, अलग अलग रेलेवेंस है इनके, इसलिए। ठीक है? सी पॉइंट अलग है, वो दोगे से यहीं पर आ गया। चलो क्लियर है ये? ठीक है। तीसरा एक और डिक्लेरेशन लग रहा है। ठीक है, एक और डिक्लेरेशन लग रहा है। ठीक है, थीम समझना। ठीक है, हम ऐसे किसी व्यक्ति को कंपनी स्टार्ट करने नहीं देना चाहते जो पुराना पापी हो। ठीक है, तो पहले से गड़बड़ करके बैठा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक और डिक्लेरेशन ले रहे हैं। जो भी लोग कंपनी बना रहे हैं RS, यानी कि कौन लोग? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। RS, एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। कौन है ये लोग? फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी है ना, जो इनिशिएट कर रहे होंगे। ठीक है। दूसरा फर्स्ट डायरेक्टर। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? इसके साइड में लिख लो फर्स्ट मेंबर्स, उसके साइड में लिख लो फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट भी न्यूमेरिक लिख लो और शब्द कम हो जाएंगे तुम्हारे, या एक साथ लिख लो फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स और कम हो, दो बार फर्स्ट भी नहीं लिखना। ठीक है ना? तो वो एक डिक्लेरेशन देंगे। किस बात का डिक्लेरेशन पहले समझ लो। ठीक है, कि वो उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है, मतलब समझ लो कि जेल वेल में नहीं डाला गया है, ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया तुम कंपनी मैनेज कर रहे थे, फिर तुमको फ्रॉड के केस में अंदर कर दिया, तो अब तुम बाहर आकर के क्या करने लग गए? नई कंपनी बनाने लग गए। तो एक डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि हाँ भैया तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसके जुर्म में शामिल रहे हो, पुराने पहले भी प्रमोशन कर रहे थे किसी कंपनी का, तो गड़बड़ इंफॉर्मेशन दी थी तुमने, तो तुमको कन्विक्ट किया गया था। आ रहा है समझ में? या कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया था, या कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन फॉर्मेशन एक ही बात है ना? तो ये साइन करके दो। तो एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि जो पहले से शामिल रहा है उसको हम नहीं बनाने देंगे, तो हम ये साइन करवा करके पहले से डिक्लेरेशन ले ले। आ रहा है क्या ये समझ में? दूसरा देखो, पिछले 5 साल फ्रॉड या कोई भी गलत चीज के लिए या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए आपको गिल्टी फाउंड नहीं किया गया है। इसका रेलेवेंस एक ये भी निकलता है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड या मिसबिहेवियरेंस के लिए क्या माना गया? गिल्टी माना गया, तो अब वो 5 साल तक कंपनी नहीं बना सकता। एक ये भी उसका आ रहा है समझ? ठीक है ना? देखो समझो, ये जो सब्सक्राइबर है ये फंसे हुए नहीं होने चाहिए, जो डायरेक्टर है वो फंसे हुए नहीं होने चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो हम ये लिख करके दे रहे हैं, जो बन रहे हैं ना डायरेक्टर, जो कंपनी बना रहे हैं बेसिकली, जो लोग, देखो समझो, अपन यहाँ पर प्रमोटर वर्ड भले ही यूज ना कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली सोच करके देखो, जो लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वही लोग क्या बन जाते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर। और वही लोग क्या बन जाते हैं? फर्स्ट मेंबर। तो हम
स्कीम में कंपनीज एक्ट ये बोल रहा है कि वो लोग जो फ्रॉड में शामिल रहे हैं ना, या पिछले 5 साल में जो गिल्टी पाए गए हैं, या कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी ऑफेंस के लिए उनको कन्विक्ट किया गया, वो लोग भैया कंपनी ना बनाए। तो हम साइन करके दे रहे हैं कि भैया हम ऐसे किसी उसमें शामिल नहीं। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को दे रहे हो वो करेक्ट है। क्या होता है ना, देखो ये डिक्लेरेशन साइन करा करके ले लेंगे, अब झूठ बोल दिया तो साइन करके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर मान लो कि क्या निकला, कुछ झूठ निकला RSM में, तो उनके खिलाफ पेनल्टी वगैरह भी आगे लिस्ट आउट की गई है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हैं कंपनी का, तो हम बोल रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट कौन सा लगा? मेमोरेंडम आर्टिकल। और क्या लगा? डिक्लेरेशन लगा। किसका? प्रोफेशनल का। उसमें डायरेक्टर के भी साइन रहे। एक डिक्लेरेशन किस बात का कि भैया कोई गड़बड़ी हमने पास्ट में नहीं की आ रहा है सामने, ठीक है ना। उसके पहले वाला डिक्लेरेशन किस बात का था कि कंपनी एक्ट की सारी बातें निभाएंगे। तो दो अलग अलग डिक्लेरेशन, आप समझ पा रहे हैं दोनों डिक्लेरेशन का सेपरेट पर्पस? क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? चौथा डॉक्यूमेंट क्या है? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज एस्टैब्लिश। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। ये जो रिक्वायरमेंट है, इससे एक और बात का आपको अंदेशा लगेगा, इससे एक और बात का अंदेशा आपको लग रहा है, ठीक है, कि कंपनी में जब कंपनी बन रही है, अगर कंपनी बना रहे हो तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी है, लेकिन उसका इनकॉर्पोरेशन से पहले ही एस्टैब्लिश होना ये कंपलसरी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए थोड़ा सा वक्त है आपके पास। अभी देख लेंगे अपन, 30 दिन का टाइम होता है। आ रहा है समझ में? यानी कि कंपनी है तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी, लेकिन एकदम इनकॉर्पोरेशन के पहले नहीं, उसमें थोड़ा सा 30 दिन का स्ट्रेच आपको मिल रहा है कि जगह नहीं मिल रही, पहले कंपनी रजिस्टर करा लो, लेकिन तब तक के लिए एक एड्रेस तो दो जहां पर कि हम अगर कंपनी से कोई कम्युनिकेशन करना है तो कहां पर करना है। तो एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस हमको चाहिए। क्या है? क्लियर है? तो उसको कर लो, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। बहुत ध्यान से, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड। डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड। अब जनरल डिटेल ले लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो जनरल डिटेल, अच्छा ये बताओ, क्या कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही कंपनी रजिस्टर करा सकता है या एक कंपनी भी दूसरी कंपनी रजिस्टर करा सकती है? कंपनी दूसरी कंपनी रजिस्टर करा सकती है। कंपनी ना पब्लिक लेवल पर बनने वाली है, क्योंकि जनता, आम जनता से पैसे हो सकते हैं, क्योंकि सेपरेट है ना मैनेजमेंट और जो ओनरशिप है, इसीलिए तो ROC का ऑफिस बनाया गया है, जिसमें क्या होंगी, सारी डिटेल्स पब्लिक लेवल पर आ जाएंगी। बहुत ध्यान समझना, ठीक है, लिंक्ड है पूरा। तो हमको उन सारे लोगों की डिटेल चाहिए जो लोग क्या बनने वाले हैं, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, और हम ऐसे ही फर्स्ट डायरेक्टर की भी डिटेल लेने वाले। तो E और F पॉइंट ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही हैं थोड़े, कि हमको उनकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए हैं थोड़ी सी। कौन बन रहा है मेंबर भाई, उसके बारे में जानने की जरूरत है, ठीक है ना। तो कौन बन रहा है सब्सक्राइबर, इसमें एक तो इंडिविजुअल आएगा और एक आएगी कंपनी। यानी कि अगर इंडिविजुअल बन रहा है तो उसकी डिटेल, और अगर कंपनी मेंबर बन रही है तो उसकी डिटेल। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो ROC बोल रहा है कि भैया जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हो तो जो जो फर्स्ट मेंबर बनने वाले हैं उनकी सब डिटेल दो। क्या क्या दे भैया डिटेल? नाम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इस्लाम बुक भरवा लेंगे मतलब उनसे, अरे समझ में, एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ये सब। हाउएवर, अगर सब्सक्राइबर के पास, इफ a subscriber is already holding a valid DIN,
समझना। DIN याद है क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपने ले लिया है ना तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल सबमिट की, तो कुछ डिटेल वहां से उठा लेंगे, तो कोई बहुत भारी प्रोविजन नहीं है। वो बोल रहा है DIN ले रखा है ना, तो कुछ डिटेल वहां से ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो जरा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल नेम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस। अब देखो ये एक पर्टिकुलर पूरे पॉइंट में एक डिटेल वाली बात है, क्लियर है, ठीक है ना। तो एकेडमिकली इसका उतना रेलेवेंस नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक चीज का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। लेकिन अगर आपसे पूरा इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन आता है और बीच में एक आध चीज आपसे छूट जाती है तो कोई बहुत दिक्कत होने वाली नहीं। क्लियर है क्या? देखो क्या क्या है। अगर आपने DIN ले रखा है तो particulars provided in DIN have been updated as on the date of application and the declaration to this effect is given in the application. तो proof of identity और proof of residence नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि DIN के साथ चलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वर्ड बाय कुछ चीजों को बहुत मीनिंग वाइज आप ले जा सकते हो, वर्ड बाय वर्ड भी करोगे तो अल्टीमेटली मीनिंग तो आपको वही निकलना है, वो पूरे पैराग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर रही है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। अगर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कौन है? एक बॉडी कॉर्पोरेट। तो लिखा है सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। तो यहां पर डिटेल नहीं दी हुई है, लेकिन उसका क्या लगेगा लिख सकते हो आप कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है तो उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि वो इन्वेस्ट कर सकती है, ऐसा वाला। ये जो प्रिस्क्राइब्ड है इसमें MOA लिख लो, उसमें MOA लिख लो, यानी उस कंपनी का MOA जो क्या बन रही है, सब्सक्राइबर बन रही है। क्लियर है? अच्छा, जो CACS बनवा रहा है कंपनी, क्या उसकी डिटेल सबमिट करनी जरूरी है? तो यही लिखा हुआ है कि भैया ये सब्सक्राइबर की चाहिए हमको और उस प्रोफेशनल की नहीं चाहिए जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो बोलते जाना। और क्या डिटेल चाहिए हमको? जो बंदा क्या बनने वाला है, फर्स्ट डायरेक्टर, उसका नाम, सरनेम, DIN कंपल्सरीली चाहिए, क्योंकि बिना DIN के कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता। आधार कार्ड टाइप का है, जब तक आधार कार्ड नहीं है तो गैस की लाइन में नहीं लग सकता, गैस का नंबर, ठीक है। तो जब तक DIN नहीं है तब तक डायरेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर का अलग से डिटेल बोल रहा है तो दे दो उसको, ठीक है, ठीक है। और कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अगर मांग रहा है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, particulars of his interest in other body corporates or firms and his consent to act as director in such form and manner as may be prescribed। बहुत ध्यान से देखो, एक और डॉक्यूमेंट लग रहा है कि जो बंदा फर्स्ट डायरेक्टर बन रहा है, सेकंड पॉइंट, उसकी कंसेंट चाहिए रिटन में, सबमिट हो रही है जो कहां पर, ROC, यहाँ पे मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ भी लफड़ा होगा तो वो हाथ खींच लेगा कि भैया मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे को डायरेक्टर बन लो, पता नहीं इनने क्या कर दिया, नाम भेज दिया या ऐसे कर लिया। अरे सर, तो जिम्मेदारी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, एक तरीके से कंसेंट लेटर साइन करवा ले रहे हैं पहले से कि अगर डायरेक्टर बन रहे हो तो कंसेंट लिख करके दे दो कि भैया तुम डायरेक्टर बनना चाह रहे हो। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कंपनीज एक्ट को लेकर। इसका जगह जगह कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगहों पर उल्लेख रेफरेंस है, वो सारी जगहों को समझने के लिए कि वो पैचेस ड्राई ना हो, आपको मीनिंगफुली हिट करे, समझ में आ रहा है। इसके लिए इसका मीनिंग बताओ, क्यों, इसका क्यों बताओ, ये क्या है, वो बहुत सिंपल है, आ रहा है तो इसका क्यों बता सकता है, क्यों। रीड करो क्या लिखा हुआ है,
with respect to every person named as first director in the articles, the particulars of his interest in other firms or body corporates. क्यों हम फर्स्ट डायरेक्टर से ये डिटेल मांग रहे हैं कि कौन सी दूसरी फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट में तुम्हारा स्टेक है, इंटरेस्ट है, और क्लियर कर दिया मैंने। हाँ बताओ। अगर तो हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो हो सकता है कि वो हमारी इंफॉर्मेशन नोट कर हमारे जो एडवांटेजेस हमें मिलने हैं वो ना मिले। और कोई बहुत बोली हो तुम, सही ठीक है, मतलब लेकिन मेन ये नहीं है। हाँ और फिर बहुत ध्यान से सुनना। हाँ तो अगर उनका बैकग्राउंड चेक उनका पता नहीं रहेगा कि किस किस फॉर्म में उनकी और इंटरेस्ट है, तो अल्टीमेटली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस अपनी फर्म अपनी कंपनी में जो डिसीजन लेने वाले को अफेक्ट हो सकता है। और हमारे बिल्कुल पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? कोई और बोलना चाहेगा बताओ। सही है पॉइंट, और क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं, समझो ठीक है। मैं तुमको क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है, समझना। मैं कंपनी बना रहा हूँ, क्लियर है, मैं कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं पब्लिक कंपनी बना रहा हूँ। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं पब्लिक कंपनी बनाता हूँ तो बहुत बड़े लेवल पर मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं पब्लिक से क्या कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ। मेरा स्टेक उसमें, मैं प्रमोटर हूँ, मैं डायरेक्टर भी बनने वाला हूँ उसमें, क्लियर है। मेरा स्टेक उसमें 10% है, यानी कंपनी 100 रुपये कमाएगी तो मेरी जेब में कितना जाएगा? 10। ये क्लियर है? अरे सर, और इस कंपनी की डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में? मेरे पास। क्या 10% है कि 100% है? एक तरीके से 100% डिसीजन मेकिंग है। अब क्या कर रखा है मैंने एक और कंपनी रजिस्टर करा रखी है, ए लिमिटेड करके, अरे सर, जिसका कितने % स्टेक है मेरे पास? पूरा, मतलब मेरे फैमिली वाले मेंबर हैं उसमें, ध्यान समझना। अब क्या होगा, जितने भी फ्रॉड हुए ना फाइनेंशियल, वो सब ऐसे ही हुए। मुझे मान लिया ये सब क्यों कैसे हुए, ये सब ऐसे हुए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल करके ही पता लगता है इनका, लीगली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस कंपनी में हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट तो भाई मुझे 10% मिलेगा ना, तो मैं इस कंपनी से एक प्रोडक्ट खरीदने लग जाऊंगा। मतलब मैं इस कंपनी का डिसीजन मेकर हूं ना, तो मैं इस कंपनी से बोलूंगा कि उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदो, 10-10 रुपए के प्रोडक्ट मैं उससे बोलूंगा कि 10,000 रुपए में खरीदो। उससे क्या होगा, इस कंपनी का एक्सपेंस होगा तो इस कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। मतलब इस कंपनी का अगर 100 रुपए एक्सपेंस हो गया तो प्रॉफिट कितने से कम हो गया? 100 रुपए से। मेरी जेब से कितना गया अगर इस कंपनी का 100 रुपए एक्सपेंस हुआ तो 10 रुपए, लेकिन वो 100 रुपए पूरा कहाँ चला गया? इस कंपनी। और इस कंपनी में वो 100 रुपए जाकर के मेरे हिस्से में कितना आया? पूरा 100। जाकर मानने वाले 10% आउटसाइड दे रखा तो कितना? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कंपनी से ट्रांजेक्शन्स करवा करके क्या करूंगा, प्रॉफिट जो है वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो बाद में आप कभी फ्रॉड करो या कुछ करो तो सबसे पहले हमको किन एंटिटीज को झांकना है, अरे सर, इसके लिए पहले से ये डिटेल लेकर रख ले रहे हैं कि भैया आपका किसके अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट में स्टेक है। मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? ये बात बहुत जरूरी हो सकता है, यहाँ देखने में आपको लगे कि भैया इतनी सी बात है, इतनी बड़ी बता दी आपने। पूरा कंपनीज एक्ट बेस्ड है इस बात पर। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, मैक्सिमम जो आपके ट्रांजेक्शन है, ना सिर्फ कंपनी लॉ, यही लॉजिक आपका इनकम टैक्स तक में जाएगा, कैपिटल गेन्स में, हर समझ में, ठीक है ना। कॉस्ट में भी आपको इसके प्रोविजन है, अकाउंट्स में भी इसको लेकर के अमेंडमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी वाले पूरे फॉर्मेट में फंडा ये है कि डायरेक्टर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम ना कर जाए, और समझ में, जितने शेयर होल्डर है सबके बेनिफिट के लिए उनको काम करना पड़े। क्लियर है? इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है कि ये सब डॉक्यूमेंट मिल गए, रजिस्ट्रार जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा, अरे सर, वो डॉक्यूमेंट को रख लेगा और लिख लेगा। इसी बात को क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, उसको फॉर्म INC 11 बोल रहे हैं। रजिस्ट्रार अलॉट कर देगा एक CIN। CIN क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। समझ आ रहा है? ये भी एक तरीके से क्या हो गया,
आधार कार्ड नंबर टाइप का, आ रहा है समझ में? तो हर कंपनी के लिए ये नंबर यूनिक होगा, ठीक है। फिर CIN shall be distinct identity of the company. CIN shall be included in the certificate of incorporation. कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही लिखा रहेगा। पैन लेना ही पड़ेगा, कंपनी को पहले रुपए से टैक्स लगता है, और हमें बेसिक एग्जेम्पशन तो मिलती नहीं, इसीलिए कंपनी बनते ही आपको इनकम टैक्स एक्ट में भी क्या कर लेना होगा, रजिस्टर करवा लेना होगा, ठीक है ना। तो the certificate of incorporation shall mention PAN of the income PAN of the company where it is issued by income tax department. तो एक तरीके से ये यहाँ पर उल्टे तरीके से ये भी बोल रहा है कि पैन लेना भी एक क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। फिर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कंपनी। ये जो शुरुआती डॉक्यूमेंट है ना, ये सारे जो आप फाइल कर रहे हो कहां पर, रजिस्ट्रार के पास, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखना, और कब तक रखना, टिल इट्स डिसोल्यूशन, मरते दम तक, मतलब जिंदगी भर ये डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना। क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ 8 साल तक बोलेगा रखने के लिए, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या बोलेगा, परमानेंटली। तो ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की ऑब्वियस बात है, तो इनको आप कहां पर रखोगे, लोकेशन पे प्रिस्क्राइब्ड है, समझ में आ रहा है, और टाइम पीरियड पे प्रिस्क्राइब्ड, क्लियर है, ठीक है। बहुत ऑफिशियल चलते हैं, और ये सारा कुछ ऑफिशियल चलता भी है, एक्चुअल में भी ये इसी तरीके से चलता है, क्लियर है, ठीक है ना। एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने झूठ मूठ बोला, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर दी, तो वो अभी कुछ खास नहीं बोल रहा, अभी वो सीधे सीधे बोल रहा है कि आप 447 में लायबल होते हैं। तो 447 एक अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 447 जो है वो फ्रॉड वाला है। सेक्शन 447 जो है कौन सा वाला है, फ्रॉड वाला, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स किस हिसाब से दी हुई है कि भैया आपको 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की सजा हो सकती है, अरे समझ में, जितना अमाउंट है उससे 3 गुना तक का आपको फाइन हो सकता है, समझ रहे। तो जब अपन सेक्शन 447 पढ़ेंगे तब अपन इन सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे। 447 मतलब फ्रॉड वाला सेक्शन, किसी ने भी फ्रॉड किया तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 447। लेकिन कंपनीज एक्ट के 447 में, कंपनीज एक्ट के फ्रॉड किससे गवर्न होंगे, 447 से, अरे समझ में, ठीक है ना। तो फ्रॉड की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मत उठाना, और अगर आपके पास आईपीसी की डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड की, तो उसको भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करेंगे। कंपनीज एक्ट का अगर कोई फ्रॉड है तो उसके लिए अपन सेक्शन 447 देखेंगे, जनरल फ्रॉड का नहीं देखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना वो 420 करना, पता है आपको, वो 420 जो है वो आईपीसी का आर्टिकल या सेक्शन जो भी है, तो वो 420 नहीं है, वो पूरी सीरीज है, 418 से लेकर के 420, 421, 424, ऐसे पूरे सेक्शन आ रहा है क्या समझ में। लेकिन आप वहां से नहीं उठा रहे हो, आप किससे उठा रहे हो, कंपनी से, ठीक है, कि 447, ठीक है। उसके बाद फिर यहां तक अच्छा रीड कर लो एक बार पहले, तो काफी लेंथी हो जाएगा। यहाँ तक फटाफट देखो एक बार क्या क्या लग रहा है। प्रोसीजर है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, वो ये कम शब्द कर लोगे तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। हाँ कबीर, डाउट है?
ठीक है, चलो तो कौन लोग फंसेंगे ये झूठी इंफॉर्मेशन पे? कॉन्सिक्वेंसेज वेयर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर ये प्रूव हो जाता है, देखो कानून में सारी बातें इसी हिसाब से कि जब प्रूव हो जाती है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और बाय suppressing any material fact or by any fraudulent action, then the following person shall be held liable under section 447। कौन कौन लाइबल होगा? प्रमोटर्स लाइबल हो जाएंगे, अरे सर एवरी पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब आर्टिकल में जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है कैसे फर्स्ट डायरेक्टर, और एवरी पर्सन हु मेड द डिक्लेरेशन दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स वर कंप्लाइड। इसकी बात कर रहा हूं, वो प्रोफेशनल की बात कर रहा है जिन लोगों ने ये बोल दिया था कि हाँ हाँ एक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, आ रहा है सामने। तो यानी कि अगर गलत इंफॉर्मेशन हुई तो अपन लोग भी फंस सकते हैं, आ रहा है सामने, ठीक है। मैं जानते हैं कुछ लोग इसको देख के लेकिन उसने गलत बताया, ये अपने को कैसे पता होगा? क्योंकि तुमने साइन किया ना कि वो सब सही था, तो सर उसने कर दिया तो जिंदगी में ऑफेंस करा होगा तो तुम मत करो साइन। सर मुझे पता था ऑफेंस वाली बात नहीं है, समझ रहा है? वो तो वो डिक्लेरेशन दे रहा है, वो वाले डिक्लेरेशन में अपने साइन है, ऑफेंस वाले देखो जरा अपने अपने किस वाले डॉक्यूमेंट में साइन है? रिक्वायरमेंट एक्ट की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, ऑफेंस वाले में अपने साइन हो रहे हैं क्या? ठीक है ना। तो फिर अपन जिसमें साइन कर रहे हैं वो ऑब्वियस ही बात है, अपन ज्योतिष थोड़ी भाई, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अपन डॉक्यूमेंट देखेंगे कि भाई जो जो कुछ है, और हमारे पास बेसिस होते हैं कि किस बेसिस पे अपन ने उसको किया। हमको ये साबित करना होता है कि भाई हमने कोई लापरवाही नहीं रखी, हम किसी फ्रॉड में शामिल नहीं थे, तो आप बच जाओगे, ठीक है ना। अदरवाइज चेकिंग की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना भाई, आप चेक कर रहे हो तो, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर ये कंपनी बन गई, देखो ध्यान से, अगर ये कंपनी बन गई where a company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or by suppressing the material fact or information or by fraudulent action, तो ट्राइब्यूनल को अंडरलाइन कर लो। कौन होता है ट्राइब्यूनल, पता है क्या अपने को? ट्राइब्यूनल जो है स्पेशलाइज्ड कोर्ट टाइप के बनाए गए हैं, इसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। कोर्ट जो है जुडिशियल बॉडी है, लेकिन ट्राइब्यूनल जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ट्राइब्यूनल में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो मेन ऑफिसर होते हैं वो जज ही रहते हैं, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन जज से ही डिफाइन होती है, क्लियर है। ये इसलिए बनाए गए हैं ट्राइब्यूनल क्योंकि हमारे देश में केसेस बहुत सारे पेंडिंग थे, तो जनरल जजेस थे जो सारे एक्ट को देखते थे, तो हमने हर एक्ट को लेकर के क्या क्या बना दिए हैं, ट्राइब्यूनल्स बना दिए, ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो पाए केस का। तो कंपनीज एक्ट का जो ट्राइब्यूनल है उसका नाम क्या है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो कोई भी केस कंपनी लॉ का होता है तो एनसीएलटी में जाता है, एनसीएलटी होने के कारण कंपनी लॉ के केस का निपटारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो आप समझ लो कि बहुत सारी जगहों पर इसी की रिक्वायरमेंट लिखी हुई। तो अगर कंपनी बन गई झूठी इंफॉर्मेशन दे करके फ्रॉड से, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? अब ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशंस ऑफ वारंट बेकार बात है, ट्राइब्यूनल में क्या कर सकता है, ठीक है ना। ट्राइब्यूनल में पास सच ऑर्डर्स as it may think fit for the regulation of the management of the company। बहुत ध्यान से, बेसिकली सिंपल बात क्या है, गलत तरीके से कंपनी बनाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है कि ट्राइब्यूनल बोले कि तुम सब रिजाइन करो, दूसरे आएंगे, पहली बात। दूसरी हो सकता है वो बोले कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, तीसरा क्या बोल सकता है वो कि कंपनी का नाम ही हटा के रजिस्टर में, तुम कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर अब नहीं, आ रहा है समझ, ठीक है। या तो फिर प्रॉपरली बंद करो, या तो एक तो एब्रप्ट एंडिंग हो गई और एक क्या हो गई, प्रॉपर प्रोसीजर से क्या करो, वाइंड अप करो, आ रहा है समझ, ठीक है ना। पांचवा क्या है, पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। हाँ, एक चीज पूरे सारे कानूनों में रहती है, ठीक है, कि ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, ये सब पेनल्टी टाइप के ऑर्डर हो गए ना, लेकिन ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी क्या करेगी, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और ठीक है ना। अब जब वो कंपनी बनी तो उसने बाहर के पता नहीं कितने लोगों से क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, तो वो कंपनी बंद होने से वो सारे लोग भी तो फंस जाएंगे, तो उन बातों का भी ध्यान ट्राइब्यूनल जो है वो रखे। तो इस ऑर्डर को पास करने से पहले ट्राइब्यूनल एक तो उसको बोलने का मौका देगी, और एक उन सारी बातों का ध्यान रखेगी, उन सारे लोगों का ध्यान रखेगी जिन लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए। समझ में आ रहा है क्या? रीड कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ, करेक्ट एंड करेक्ट है। लिमिटेड कंपनी कैन बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, यस और नो? एक कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो सकती है क्या? क्लियर है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। यही है, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए, 2 हुए ना। चलो एक ये और टॉपिक बता देते हैं, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बहुत सिंपल है ये। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कुछ खास नहीं है। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या है कि अगर एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया ना, तो आप उन सारी वो जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना कि कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाए। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि the date mentioned in the certificate of incorporation issued by the registrar shall be the date of incorporation of date of birth बोल सकते हो उसको। जिस दिन क्या हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट लिखी, बहुत ध्यान से, फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन हैज मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब वो जो पूरा एसोसिएशन, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन वो जो पूरा एसोसिएशन है वो क्या कहलाएगा उस दिन के बाद से? बॉडी कॉर्पोरेट। आ रहा है सुन, क्लियर? किस दिन से कहलाएगा? देखो यहाँ लिखा थोड़ा ऐसा है कि जो डेट लिखी हुई है कहां पर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इसका एक इंटरप्रिटेशन बहुत खास ये निकलता है, बहुत ध्यान से समझना। अरे सर डाइसी सा है इसलिए बोल रहा हूँ, समझना है कि अगर रजिस्ट्रार ने इशू करते समय डेट थोड़ी भी इधर उधर कर दी ना, तो वो जो डेट लिख गई है वही मानी गई, मतलब लीगल कंटेंट तो यही, समझना है। फिर उसको सुधार करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी है या कुछ भी करना तो कर सकते हो, उसके बारे में एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। एक्ट में तो यही लिख दिया है कि जो डेट लिख गई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी डेट को माना जाएगा। अरे सर, तो ये बात फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन है, क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। और परपेचुअल सक्सेशन मिल जाएगा, कॉमन सील जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी, और पावर जो है वो टू एक्वायर प्रॉपर्टी वो आ जाएगी, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड आ जाएगी, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन 2 जो है वो भी आप कर लेंगे, 3 क्वेश्चन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मई 2018 में आया हुआ है। क्या चीज? क्या नोट्स में? क्वेश्चन 5 तक दिया हुआ है।
ये एर्थ वाला है, महिमा लिमिटेड वाला है। तो बस ये वाला करना है और फिफ्थ वाला करना है। कौन सा बोला? फिफ्थ बोला ना, फिफ्थ और एट। ठीक है महिमा, क्लियर है ये? ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला है ना? ठीक है, तो ये दोनों करके चलो, 5-10 मिनट जिसको आंसर चेक कराने करा लो।